नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यह इसलिए नहीं कहा गया है कि इसकी जनसंख्या इतनी बड़ी है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया इतनी बड़ी होती है और इस प्रकार से जटिल भी है कि दुनिया के अन्य देशों में इस प्रकार का उदाहरण आपको देखने को नहीं मिले। हर माह, 2 माह, 3 माह या 6 माह के अंदर आपको भारत के किसी न किसी राज्य में, उस राज्य के किसी कोने में, किसी जिले में, किसी पंचायत में, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम या फिर देश की राजधानी दिल्ली में कोई ना कोई चुनाव होते हुए आपको दिखेगा। अधिक से अधिक 6 माह का अंतराल आपको यहाँ किसी प्रकार के चुनाव को आयोजित करने में देखने को मिलता है। अब देश एक बार फिर लगभग 2 साल बाद ही उपराष्ट्रपति का चुनाव करने जा रहा है। जी हाँ, अपने नए उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत में एक बार फिर होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव का ऐलान कर दिया है और इसके लिए 9 सितंबर की तारीख तय कर दी है। यह उसी दिन बात समझ में आ गई थी जब जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से अचानक ही अपना इस्तीफा देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया था। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इनके इस्तीफे के साथ ही राष्ट्रपति की तरफ से, उनके ऑफिस की तरफ से आया कि उनका इस्तीफा मंजूर है। हालांकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा मंजूर किया जाए, बल्कि उनके इस्तीफा देने के साथ ही उसे मंजूर माना जाता है और केंद्रीय गृह मंत्रालय फिर नए सिरे से नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी में लग जाता है। उसे उनके इस्तीफे को, यानी पहले के उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को रिकॉर्ड में प्लेस करके और फिर चुनाव आयोग को इसकी जानकारी दे देता है। तो बहरहाल नए सिरे से उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और इसकी जिम्मेदारी अन्य चुनावों की तरह, चाहे वो संसदीय हो या विधानसभा के चुनाव हो, चुनाव आयोग के पास ही है संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत। इसके साथ ही देश के अगले उपराष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया अब औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के उपचुनाव के लिए 9 सितंबर की तारीख तय कर दी है। इसके लिए नामांकन भी उसी तरीके से होता है जैसे संसद के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में या फिर किसी लोकल बॉडी के चुनाव में। तो नामांकन दाखिल करने के लिए अंतिम तिथि 21 अगस्त निर्धारित की गई है। चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों की ओर से भरे गए नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 25 अगस्त होगी। यदि जरूरत पड़ी तो मतदान 9 सितंबर को होगा और इसी दिन मतगणना का परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। मैंने अगर शब्द का इसलिए उपयोग किया क्योंकि कई बार संवैधानिक पदों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सहमति बन जाती है, इसकी संभावना दिखती है। और अगर सहमति बन जाती है तो फिर एक ही उम्मीदवार खड़े होते हैं, उन्हें सर्वसम्मति से अनअपोज्ड निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। उस स्थिति में
मतदान कराने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यह घोषणा भी उसी समय की जा सकती है, की जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव आयोजित कराने का अधिकार प्राप्त है। यह चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 एवं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 के अंतर्गत पूरी तरह से संपन्न कराया जाता है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को इसी वर्ष स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। मानसून सत्र जो अभी चल रहा है वर्तमान में संसद का, इसके पहले दिन ही राज्यसभा की दिन भर की कार्रवाई उन्होंने संचालित की और उसके बाद देर शाम उनके इस्तीफे की खबर सोशल मीडिया, जो सोशल प्लेटफॉर्म है दुनिया के देशों की गतिविधियों को जानने और समझने के लिए, त्वरित आपको अगर जानकारी लेनी हो तो वहां से मिलती है, तो उनके इस्तीफे की खबर भी उसी सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म से आई, जिसे ट्विटर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पहले नाम इसका ट्विटर ही था, अब एक्स हो गया। तो उनके इस्तीफे की खबर ने देश को हैरान कर दिया। राजनीतिक हलकों को भी, जो दिन रात देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं, और उस दिन वो सभी सांसद, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों कि विपक्ष के हों, सभी हैरान और परेशान थे इस बात से कि आज दिन भर तो वो संसद की कार्यवाही में शामिल हुए। 2 से 3 प्रमुख मीटिंगें ली थी उन्होंने, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है राज्यसभा की, कि किस प्रकार के विधेयक, कौन से काम कब किस तरह से कितने समय में होना है, कितनी चर्चा होनी है, किस विषय पे चर्चा होनी है, किस तरह से होनी चाहिए, किस नियम के अनुसार चर्चा होनी चाहिए, और उसकी तारीख क्या होगी, उसका समय कितना होगा, किसको कितना समय मिलेगा संसद में बोलने के लिए। तो इसी जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है उसी का अंतिम निर्णय लगभग होता है, और उसकी अध्यक्षता जाहिर है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन किसी को भी कानों कान इस बात की खबर नहीं थी शाम तक कि उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़, जो लगातार सरकार के लिए बैटिंग करते थे लगातार, और बहुत कई बार अपनी सीमाओं को लांघ कर भी बोलते थे बहुत सारे मुद्दों पर, संवैधानिक पदों का ख्याल न रखते हुए वो अपनी बात रखने के लिए जगजाहिर थे। उन्होंने किसी को भी इसकी भनक नहीं लगने दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में उन्होंने कहा था कि वह स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए तत्काल प्रभाव से पद छोड़ रहे हैं। 16 जुलाई 2022 को भाजपा ने एनडीए की ओर से जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया था। इसके लिए तब 6 अगस्त 2022 को चुनाव करवाया गया था। इस चुनाव में उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को बड़े मतों के अंतर से हराया था। जाहिर है दोनों ही सदनों में सरकार का बहुमत, 1 दर्जन से अधिक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें या उनके जो सहयोगी सरकारें हैं, सहयोगी दल हैं, उनकी सरकारें हैं एनडीए गठबंधन की, तो उनको तो जीतना ही था। लेकिन विपक्ष विरोध करने के लिए उनकी ओर से मार्गरेट अल्वा, जो कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं, राज्यपाल रही हैं, और गांधी परिवार की बड़ी बहुत ही खास मानी जाती हैं, उनको मैदान में उतारा गया था। लेकिन उनकी हार हुई, जो कि पूरी तरह संभावित थी, बल्कि निश्चित थी। अब इस चुनाव में देखना होगा कि सत्ता पक्ष यानी भाजपा नीति जो एनडीए गठबंधन है किसको उम्मीदवार बनाता है, जबकि कांग्रेस नीति इंडिया गठबंधन किसे अपना प्रत्याशी बनाता भी है या
मैदान में नहीं उतारने का निर्णय लेता है। क्यों, कई बार ऐसा हो सकता है और इस प्रकार की संभावना रहती है, मगर शर्त यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तालमेल हो, संवाद की स्थिति हो, तब ऐसी संभावना रहती है। हालांकि संवैधानिक पदों पर कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सहमति बनाने की भी कोशिश की जाती रही है। कई बार हुई है, कई बार नहीं हुई है, अधिकतर बार नहीं हुई है। इस बार इसकी उम्मीद कम लगती है, क्योंकि सरकार और विपक्ष के बीच कई ऐसे विषय हैं राष्ट्रीय महत्व के जिसको लेकर गंभीर मतभेद है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर, जिस पर चर्चा अभी मानसून सत्र में लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों ही सदनों में, निम्न और उच्च दोनों ही सदनों में चर्चा हुई है। और बड़ी एक दूसरे पर जबरदस्त हमले किए गए, तीखे बाण, जो शब्दवेदी बाण है, वो छोड़े गए एक तरह से। इस बार इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि बिहार में जो स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल्स है, यानी मतदाता सूची का जो विशेष रिवीजन किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की ओर से, वो एक बड़ा मुद्दा विवाद का बन गया है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। विपक्ष लगातार लोकसभा, कई बार राज्यसभा में भी प्रश्नकाल को बाधित कर रहा है, संसद की कार्यवाही को बाधित कर रहा है, नारेबाजी और हंगामे करके, कि उनकी ओर से ये मांग है कि लोकसभा में कम से कम इस पर चर्चा हो, जो स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन है इलेक्शन कमीशन ने जो बिहार में शुरू कर रखा है। मतदाताओं का नाम उससे काटे जा रहे हैं, ऐसा आरोप विपक्ष का है कि लाखों नाम उससे काटे गए हैं। और विपक्ष चाहता है कि लोकसभा में इस पर विस्तार से चर्चा हो, सरकार को इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। तो ऐसे में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में तलवारें खींची हुई हैं। इसलिए दोनों ही पक्षों की ओर से अपने उम्मीदवार उतारे जाने की पूरी संभावना है, प्रबल संभावना है। लेकिन भाजपा का दोनों सदनों में बहुमत होना, यानी एनडीए गठबंधन का, क्योंकि उनके साथ जितने दल हैं जो जीत कर आए हैं सदन में, संसद में और राज्यसभा में भी हैं, तो एनडीए गठबंधन का दोनों ही सदनों में आज की तारीख में बहुमत है, अच्छी मेजोरिटी है। तो और लगभग 1 दर्जन से अधिक, 18 से अधिक राज्यों में उनकी, भाजपा की भी सरकारें हैं। और भाजपा के साथ गठबंधन में जो दल हैं, चाहे वो तेलुगु देशम हो, चाहे बिहार में एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार हैं, तो इस तरह से उनकी सरकारें वहां भी हैं। इसलिए एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी का जीतना लगभग तय है। एक दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जानकारी साझा की थी कि इसके लिए जो इलेक्टोरल्स हैं उसे फाइनल टच दे दिया गया है। और इसमें सवाल उठता है, क्या आम आदमी इसमें वोट डालते हैं? नहीं, ये इसमें वोट केवल और केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, साथ ही विधानसभा के जो सदस्य हैं, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, उनके जो सदस्य, जो एमएलएज हैं, उनके पास भी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों ही चुनाव में वोट डालने का अधिकार है। तो इलेक्टोरल रोल्स में यही होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के एमपी और सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, यानी एमएलए के नाम होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पिछले कई दिनों से इसकी तैयारी शुरू कर दी थी और इसका प्रिपरेशन अंतिम हो चुका है। और उन्होंने ये बता भी दिया है, ये सूचना जारी करके, कि उपराष्ट्रपति के लिए जो भी मतदाता हैं, सांसद या विधायक, उनके नाम, उनके एड्रेस, उनका कॉन्टेक्ट नंबर के साथ फाइनल एक बार रिवाइज करके फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। और जिस किसी दल को वो लिस्ट चाहिए, उन्हें उसकी चार्ज, उसकी फीस होती है कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से निर्धारित, वो फीस जमा कर वो सूची वहां से खरीद सकते हैं, जिससे कि वो देख पाएंगे कि कितने वोट किनके पक्ष में जा सकते हैं, उनका आकलन अपना हो सकता है इस मामले में। बहरहाल अभी तक दोनों ही पक्षों की ओर से
किसी भी उम्मीदवार का नाम सामने इस चुनाव के लिए नहीं आया है। और अब क्योंकि चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है, पूरा अगस्त का माह है उनकी तैयारी के लिए, इसलिए अब उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 2 से 4 दिनों में भारतीय जनता पार्टी जिनके उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित है, उनकी संख्या बल को देखकर, उनके मतदाताओं की यानी सांसदों और विधायकों की संख्या बल को देखते हुए, तो उनके उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है। और थोड़ा विपक्ष में भी माथापच्ची होगा। हालांकि इंडिया गठबंधन है, उससे इतर भी कुछ विपक्षी दल हैं जिनका कि कांग्रेस के साथ तालमेल नहीं रहता है और वो इंडिया गठबंधन में शामिल भी नहीं है। तो ऐसे में उपराष्ट्रपति पद के लिए देखना होगा कि अगर इंडिया ब्लॉक, जिसके प्रमुख के तौर पर कांग्रेस पार्टी है सबसे बड़े दल के रूप में, अगर उनकी ओर से निर्णय लिया जाता है किसी प्रत्याशी को मैदान में उतारने का, तो जो इंडिया ब्लॉक के सदस्य नहीं है, क्या उनका समर्थन विपक्ष के उस प्रत्याशी को मिलेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कांग्रेस से कई दलों को अपनी दूरियां बनाकर ही चलनी पड़ती है अगर उन्हें अपनी क्षेत्रीय राजनीति को जीवित रखना है। तो ऐसे में अब जो हलचल आज से शुरू होनी है राजनीतिक दृष्टि से, खास करके देश की राजधानी दिल्ली में, उसकी परत दर परत हम आपको समय के अनुसार बताते रहेंगे। उससे संबंधित वीडियो अवश्य हम आपकी जानकारी पुख्ता करने की दृष्टि से साझा करते रहेंगे। बहरहाल इस एपिसोड में इतना ही। और अगर आपसे गुजारिश है कि अगर आपने द पब्लिक वर्ल्ड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी मदद करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।